हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये आपका पूरा सिलेबस है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक का, जिसमें आपको दिख सकता है आपका सिलेबस क्या क्या है। स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया, ये आपकी यूनिट 1 है। यूनिट 2 में आपका है धर्मा, दमा एंड दंदा। एंड उसके बाद आपका है यूनिट 3 दैट इज न्याय, जिसे हम कहते हैं नीति भी, मतलब नीति आपका ये अलग टॉपिक रहेगा, सेपरेट टॉपिक यूनिट 3 में ही। देन यू हैव इज यूनिट 4 दैट इज सभा एंड समिति। देन यू हैव इज यूनिट 5 जिसमें है राज्य और राष्ट्र। और यूनिट 6 आपके वर्ण एंड जाति। सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, और वीडियोस को शुरू होने से पहले ही तो एक चीज याद रखना, मुझे कोई भी कमेंट में ये नहीं चाहिए कि मैम क्या ये हमारे सिलेबस में है, ये क्या ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अपना सिलेबस चेकआउट करो, देखो अगर आपकी यही सारी यूनिट्स है, अगर कोई भी एक सेम यूनिट है तो वो यूनिट की वीडियो देखो, और बाकी अगर नहीं है सेम यूनिट तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो कि हमारा ये सिलेबस है, ये सारी यूनिट्स है और इसके ऊपर वीडियो चाहिए आपको। मैं आपको डेफिनेटली एक नई वीडियो बनाकर दे दूंगी, बट आई वांट कि कोई भी बच्चा ये कमेंट ना करे कि हाँ मैम ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है पर बच्चे कहते हैं कि नहीं हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। यूनिट 1 और यूनिट 1 के आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। यूनिट 1 आपकी क्या है? स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। स्टेट क्राफ्ट क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता रहता है, तभी आपको जो पता चल पाएगा, मतलब ये समझ पाओगे कि आपको क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। तो क्वेश्चन 1 आपका इसमें क्या है? व्हाट वर द की प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। मतलब कि कौन कौन से की प्रिंसिपल, मेन पॉइंटर्स हम बांध के चल सकते हैं कि कौन कौन से की प्रिंसिपल्स है, ये फीचर्स है ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। तो आंसर कैसे लिखोगे पता है, मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कि कैसे आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले एक लिखोगे आंसर, डबल डॉट डालो ऐसे, इसको जो भी कहते हैं वो आप देख सकते हो, डबल डॉट डालो, ये नॉर्मल नहीं डालना तो ऐसे थोड़ा सा स्पेस में करके डाल सकते हो। और क्या करोगे, अगली लाइन से लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखना, कंक्लूजन लिखना, और बॉडी, जो बॉडी इन द सेंस की जो 3 पैराग्राफ जो भी आप लिखते हो बॉडी में, वो लिखना जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे हमें लिखा हुआ है स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया, जो कि एमर्ज हुई थी फ्रॉम अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। मतलब क्या होता है कि जो आपके स्टेट क्राफ्ट है, एंशिएंट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि पास्ट के इंडिया के बारे में, जो पास्ट में क्या था। और पास्ट में क्या था तो हमें वो कैसे पता चलेगा? हमारी हिस्ट्री से, हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे ट्रेडिशन से, जो लोग फॉलो करते थे। रूटेड इन द धर्मशास्त्र ट्रेडिशन, मतलब कि जो धर्मशास्त्र अगर में लिखा हुआ था, जो कि लोगों ने पढ़ा, जो कि लोगों ने देखा, एक्सपीरियंस किया, उन सब के बारे में ये बताया गया है। ये एम करता है कि स्टैब्लिश करे एक जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी, मतलब कि एक ऐसी जैसे नॉमिनल सोसाइटी, ऐसा ये नहीं कि बहुत अच्छी बहुत बड़ी, ऐसी कुछ नहीं, बट एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे भेदभाव ना हो, नेगेटिविटी ना हो, विद अर्थशास्त्र बीइंग अ प्रोमिनेंट गाइड इन दिस इंडेवर। तो इसमें यह बताया गया कि जो मेन अर्थशास्त्र है ना, वो एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट गाइड, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइड रहा है। की फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज पहला आपके पास क्या है? धार्मिक गवर्नेंस। धार्मिक गवर्नेंस क्या होता है? तो धार्मिक गवर्नेंस का आपको सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन टाइप में दे रखी है, पर पेपर में सिर्फ इतना नहीं लिखोगे, पेपर में आपको क्या लिखना है ये पूरा तो पढ़ोगे ही, जो आपके दिमाग में खुद भी बनता है, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ रखा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन आंसर की वीडियो तभी देख सकते हो जब आपने सिलेबस पढ़ रखा है। सिलेबस की वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि आपको मोस्टली कॉलेज में पढ़ाई गए होंगे सिलेबस, नहीं पढ़े हो तो आपको पहले तो सिलेबस देखना चाहिए। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है और क्वेश्चन आंसर कम से कम आप ये मैं मान के चलूँ, अगर आप ये रट कर भी चले जाओगे ना, तो पास तो बहुत आराम से हो ही जाओगे। और अगर जिस बच्चे ने सिलेबस भी कर रखा है और क्वेश्चन आंसर को एज अ रिवीजन में देख रहा है, तो बच्चा टॉप भी कर सकता है। तो फर्स्ट इज की फीचर जो आपका वो है धार्मिक गवर्नेंस। धार्मिक गवर्नेंस क्या रहता है? तो एट द कोर ऑफ एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ राजा धर्म। राजा धर्म क्या होता है? राजा धर्म मतलब कि जो राजा का रूल होता है एक टाइप से, या राजा का कर्म होता है वो, जो कि प्रिस्क्राइब हुआ है द राइटियस ड्यूटी। मतलब कि राइटियस ड्यूटी मतलब कहते हैं एक जस्ट, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बिल्कुल जो सही ड्यूटी है, जैसे राजा की ड्यूटी हम पहले मानते हैं। अगर आपको पता हो पहले हमारा देश क्या था, पहले हमारे देश में जो है बहुत सारे ऐसे थे, इंडिया को भी हम पहले कहते हैं, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में अपने पढ़ा होगा इन द 12th क्लास, तो उसमें क्या था कि 565 हमारे पास वो थे, मतलब स्टेट्स टाइप में डिवाइडेड थी, 560 पार्ट्स में डिवाइडेड था इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान जब मिक्स था उस समय, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, तो 565 ऐसे देश थे, या फिर एक ऐसे कहते हम ऐसे डिवीजन था इंडिया का ही, कि जिसमें कौन रूल करते थे? उसमें राजा का रूल होता था। वहाँ पे कोई ये नहीं था कि हाँ वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है, वो इलेक्शंस लड़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे एक राजा बन गया और उसका रूल चलता था, और वही उस समय की राइटियस ड्यूटी होती थी। अगर आपको पता हो, जैसे पहले पास्ट के टाइम में क्या होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो क्या होता था कि ब्राह्मण का काम होता था मोस्टली की पूजा पाठ वाला काम करना, और वैश्य मोस्टली कहते हैं कि जो एज इन पैसे कमाने वाला मोस्टली कहते हैं, आई थिंक सो वैश्य वाले। क्षत्रिय कौन होते हैं? जो लड़ते हैं, मतलब लड़ते हैं इन द सेंस लड़ते हैं, या फिर कंट्री को बचाने के लिए, या फिर कंट्री की हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, ये सब चीजें भी आ जाती है उनमें। एंड देन हमारे लास्ट कौन से थे? शूद्र। शूद्र को कोई भी, मतलब कहते हैं ना,
उनको सबसे बुरा काम ही दिया जाता था। अब कोई भी बच्चा पैदा हुआ उसकी उसकी कैपेबिलिटी या फिर उसकी काबिलियत के हिसाब से नहीं दिया जाता था काम, बट कैसे दिया जाता था कि क्योंकि वो शूद्र की फैमिली में पैदा हुआ है तो उसको शूद्र वाला ही काम करना पड़ेगा। तो साप्तांगा थ्योरी नेक्स्ट हमारी थ्योरी है, बट उससे पहले हम धार्मिक गवर्नेंस के बारे में आपको पता चल गया होगा। धार्मिक मतलब क्या हो गया, जो कि मेरे पास से चला हुआ आ रहा है। राजा का धर्म मतलब कि जो राजा जो है मतलब उन्हीं को एक, जैसे कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ उन्हीं का ही है, कोई पहले लॉ वगैरह नहीं है, जो राजा ने बोल दिया, राजा ने जो चीज कहते हैं ना बता दिया कह दिया करने को, वही सेम चीज लोगों को करनी पड़ेगी या उनके जो बाकी जो सिपाही वगैरह उनको करनी पड़ेगी। ये जो प्रिंसिपल था वो इंश्योर करता था कि जो पॉलिटिकल पावर है वो एक्सरसाइज विद अ डीप सेंस ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे अगर आपको पता, आपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, तो इसमें भी क्या था कि राजा का रूल होता था या फिर उसमें कोई ये नहीं था कि लोग इलेक्शन से लड़ रहे हैं कुछ ऐसा था। तो वो यही रहता था कि अब हो सकता है एक टाइम पे तो तुम्हारे को मिल गया कि तुम्हारे को एक राम मिल गए जो कि मतलब तुम्हारे को पूरी कंट्री को डेवलपमेंट में चाहता है, और एक तरफ तुम्हारे को राक्षस मिल गया कोई जो कि एज अ राजा में, तो क्या होगा वो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं चाहेंगे। तो ये अब किसी के ऊपर डिसाइड नहीं होता था कि हाँ अगर हम इनको वोट देंगे हम इनको चाहेंगे तो ये आ जाएगा। तो इट्स लाइक कि मोस्टली पावर के ऊपर चलते थे चीजें कि अगर जैसे इस सेना ने दूसरी सेना को हरा दिया तो उसकी अपनी सरकार बन जाती थी। देन वी हैव साप्तांगा थ्योरी। साप्तांगा थ्योरी क्या है, जिसमें जैसे चाणक्य है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है जो कि इंट्रोड्यूस करता है साप्तांगा थ्योरी को। याद रखना इस लाइन को कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है साप्तांगा थ्योरी को, जो कि एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है डेलिनिएटिंग द 7 क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेट। ये आपको 7 जो कंपोनेंट्स है आपको पता होना चाहिए। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो कि इंक्लूड करते हैं एक राजा मतलब किंग, मिनिस्टर मतलब कि उसके सिपाही या फिर मिनिस्टर्स इन द सेंस की मतलब जो मिनिस्टर्स वो होते थे जो कि मे भी हो सकता है कि जो सिपाही का जो मैसेज होता था वो राजा तक पहुंचाते थे, या फिर जो किंग राजा के नीचे वाले दर्जे पे होते थे दैट इज मिनिस्टर्स। देन यू हैव इज टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब क्या हो गया कि एक पूरी जगह, जैसे अब राजा ने कोई जगह जीत ली, राजा ने अगर जीत लिया कि हाँ ये पूरा शहर जो है राजा ने जीत लिया तो वो उनकी टेरिटरी हो गई। देन यू हैव इज ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब क्या हो गया, पैसा या फिर सोना चांदी, उस समय तो यही माना जाता था। देन यू हैव इज आर्मी। आर्मी मतलब कि जो उनके लिए लड़ती थी। अलाइज, अलाइज मतलब दुश्मन जो कि उनके खिलाफ होते थे। एंड कैपिटल, कैपिटल इन द सेंस कि जहाँ पर राजा खुद रहते थे। अब जैसे कि पूरे इंडिया है, इंडिया की कैपिटल क्या हुई, दिल्ली, मतलब कि दिल्ली इन द सेंस वो इसलिए भी मानी जाती है मे बी क्योंकि मोदी जी वगैरह भी सब वहीं रहते हैं, एंड दूसरा इसलिए नहीं बट हाँ कैपिटल रखी जाती है कि एक सेंटर हो या फिर हर उस जगह से हर जगह को रेगुलेट किया जा सके, तो उन चीज़ों को कैपिटल रखा जाता है। और ये बात याद रखना हमेशा लाइफ के लिए भी कि कैपिटल कैसे चूज की जाती है ताकि उस जगह से जो है और जगहों को मेंटेन किया जा सके इजीली, तो उस जगह को कैपिटल मोस्टली चूज किया जाता है। जैसे अगर फॉरनर्स भी जब थे तो उन्होंने किसी और जगह को कैपिटल रखा होगा। मोस्टली हमारी जो 4 मेन कंट्रीज मतलब स्टेट्स आती है, दिल्ली, मुंबई और आई थिंक बंगाल, बंगाल हाँ बैंगलोर वगैरह, ये वैसे 4 रहती है जो कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वेस्ट और साउथ, इन चारों को मिलाकर एक 4 स्टेट्स वाली जो रहती है कॉर्नर्स की बिल्कुल, या फिर जो मेजर स्टेट्स होती हैं, तो उनको हम जो है ना एज ए कैपिटल कर देते हैं, या फिर उनमें से कोई एक जो है मेजर कैपिटल हो जाती है और बाकी हमारी जो माइनर कैपिटल्स कैपिटल या माइनर कैपिटल्स रहती है। दैट इज कि आपको कभी वो पेपर में नहीं पढ़ोगे, आप ये कहीं वैसे नहीं पढ़ोगे, बट यस उस जगह से जो है बाकी स्टेट्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, मुंबई अगर आपको दिल्ली से अगर आपको आंध्र प्रदेश को मैनेज करना तो मुश्किल होगा, अगर आप मैप को समझ पा रहे हो अपने दिमाग में, तो दिल्ली से आंध्र प्रदेश को या फिर तमिलनाडु को मैनेज करना मुश्किल होगा। बट वही अगर आप मुंबई वगैरह से कर रहे हो क्योंकि वो साउथ एक स्टेट है खुद ही, मतलब साउथ टाइप लेवल में ही पड़ता है, वहाँ पे लोग भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस ही बोलते हैं, तो वहाँ से आपके लिए मैनेज करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देन यू हैव इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है कि जो स्टेट होती है दैट इज की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है इनकी वो डिजाइन होती है नॉट मेयरली फॉर एक्यूमुलेशन बट फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब ये नहीं होता कि आपको डिजाइन की गई है कि एक अमीर लोगों को ही अमीर बनाया जाए, एक्यूमुलेशन इन द सेंस कि जिसके पास पैसा तुम उसी को और दे रहे हो, दैट इज कि इक्विटेबल हो। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई इसलिए जाती है, गवर्नमेंट कभी भी इकोनॉमी क्यों देखती है या फिर इकोनॉमी को अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है, ताकि जो गरीब तबके का इंसान या फिर जो लोग गरीब हैं एटलीस्ट वो भी एक उस लेवल पर आ सके कि वो डेवलपमेंट या फिर डेवलप हो सके। ऐसा नहीं है या कि जो गरीब है उनको तुमने छोड़ दिया, और जो कि मोस्टली होता है अगर तुम कैपिटलिस्टिक स्टेट्स में देखोगे, कैपिटलिस्टिक कंट्रीज में देखोगे, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि गरीब को कुछ नहीं देखा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। अब अगर आपने देखा हो बहुत सारी स्टेट्स हैं ऐसे, अगर हम बात करें चाइना वगैरह की, नॉर्मल मैं चाइना का एग्जांपल ले लेती हूँ बिकॉज वहाँ पे हायरार्की है इस समय, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते, और होते भी हैं तो क्योंकि एक ही नेता खड़ा है तुम उसी को ही वोट दे सकते हो, और एक गैस का जबरदस्ती हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि अगर तुमने किसी को वोट दिया भी और अगर एक ही इंसान जो है वो जीत रहा है,
तो वो क्या चाहेगा कि उसका पास पूरा मीडिया का कंट्रोल है, वो चाहेगा कि नहीं मैं तो गरीब को दिखाने नहीं चाहता। चाहे देश में मतलब उनके देश में 90% गरीबी और 10% अमीरी भी हो ना, पर अगर उनका मीडिया के ऊपर कंट्रोल है, लोगों के ऊपर कंट्रोल है, तो वो सब कुछ अमीर अमीर वाला चीजें दिखाएंगे। और इट्स जस्ट लाइक कि आप भी अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही दिखाना चाहोगे दूसरे को, ना कि बुरा दिखाना चाहोगे। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो मोस्टली गवर्नमेंट चाहती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो अमंग ऑल द पीपल एंड नॉट जस्ट कि एक अमीर लोगों में एक्यूमुलेशन हो मनी का या फिर इकोनॉमी का। और ये एम्फेसाइज करता है वॉज ऑन वेलफेयर, मतलब इसका मेन एम्फेसिस रहता है कि ओवरऑल वेलफेयर हो लोगों का, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो विद द मेजर्स टू एड्रेस पॉवर्टी एंड इंश्योर करना द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पॉपुलेंस। एंड लास्ट हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन, दैट इज कंक्लूजन में आपको पढ़ के बता देती हूँ। इन रेट्रोस्पेक्ट स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया एक ये डायनेमिक एंड होलिस्टिक एंडेवर है, एंड जो फ्यूजन है ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स विद द pragmatic governance as outlined in the Arthashastra laid the foundation for a society where political power was tempered by ethical considerations, fostering stability and social harmony. So ऐसे आपको आंसर लिखना है अपना, याद रखना है ये वर्ड लिमिट बहुत कम है, वर्ड्स बहुत कम लिखे हैं मैंने इसमें, मुश्किल से आई थिंक इसमें 150 के करीब वर्ड होंगे। पेपर में कम से कम मान के चलो तो इससे डबल या ट्रिपल आंसर लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। डबल भी मैं नहीं बोलूंगी, ट्रिपल बोलूंगी मैं, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे को इतना समझाया, मैंने तुम्हारे को इतने एग्जांपल्स दिए, तुम ये एग्जांपल्स लिख सकते हो, तुम अपने दिमाग यूज कर सकते हो, तुम स्टेट्स के एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको 4 स्टेट्स का मैं बताया कि दिल्ली और इधर मुंबई वगैरह रहती है, महाराष्ट्र वगैरह, तो 2 स्टेट्स और होती है, बैंगलोर वगैरह आई थिंक सो होती हैं, और एक और होती है, तो टोटल 4 स्टेट्स होती है जहाँ पे मैनेज होती है चीजें। तुम पास्ट ईयर में लिख सकते हो 565 हमारे पास ऐसी स्टेट्स थी। और पता है मैंने, क्योंकि अभी मैंने पॉल साइंस हाल में पढ़ी थी, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि 565 हमारे पास जो थी वो वाली स्टेट्स थी जहाँ पे उनका रोल होता, मतलब रूल होता था राजा वगैरह का, या फिर उसको कहते थे प्रोविजन, कुछ ऐसा कहते थे, स्टेट्स का नाम था, इंग्लिश में उसको कुछ वर्ड बोलते थे, अभी याद नहीं है मुझे, बट यस। तो उसमें क्या था कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ी होगी 12th में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा था कि लोगों से एक एक्सेशन टाइप का साइन करवाया था कि जिससे वो बोलते थे कि हाँ वो इंडिया के साथ ही हैं और इंडिया के साथ मतलब जुड़ना चाहते हैं। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी मेहनत करी थी, हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा अपनी, जैसे कहते हैं ना, हाँ अपनी मेहनत वगैरह करी इतनी कि उन्होंने 565 से क्या कर दिया था, 16 स्टेट्स 14 स्टेट्स हो गई थी और 6 कैपिटल्स हो गई थी। तो अब तुम ये सोचो 565 को एक पेपर पे लेकर आना कि हाँ हम सारे एक साथ हैं, हम इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, नॉट द पाकिस्तान। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये भी देखा था कि जैसे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे, जैसे उस समय त्रवणकोर था एक, एंड एक आई थिंक मणिपुर, हाँ मणिपुर भी था, और 2 और थे, मतलब 3-4 स्टेट्स थे जिन्होंने बहुत परेशान किया था। तो उन सबसे साइन करवाना और उनसे ये बोलना कि नहीं तुम्हारे को हम कुछ अच्छा करेंगे तुम्हारे लिए, हालांकि ना हुआ उनके लिए अच्छा, बट एट दी एंड हमारे को उस समय चाहिए था कि इंडिया की यूनिटी, और वो उन्होंने करी, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस समय के लिए। तो उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एट दी एंड मुझे ये बताना था कि 14 स्टेट्स को कन्वर्ट कर दिया था, मतलब 565 से 14 स्टेट्स में कन्वर्जन हो गया था और 6 कैपिटल्स बन गई थी उस समय, और जो कि बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि इस समय भी अगर आप देखोगे तो कैपिटल्स भी बढ़ती जा रही है, 7 या 8 कुछ हो गई है, आई थिंक 10, 9, 10 भी हो रही होंगी, और स्टेट्स भी अगर आप देखोगे तो 28, 29, 30 ऐसा कुछ हो रही होंगी। तो अगर आप देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय इतना रोल था कि आज के जो मतलब हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी नहीं कर पा रहे, जो कि उस समय उन्होंने कर लिया था। अब देखो इसी के साथ एक बोनस का क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, पर यस मैं आपको समझाऊंगी नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2, दैट इज हाउ डिड अर्थशास्त्र इन्फ्लुएंस गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया। तो अर्थशास्त्र जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है गवर्नेंस, मतलब कि कैसे देश कैसे चलेगा इन द एंशिएंट इंडिया। तो ये अर्थशास्त्र है जो कि एट्रीब्यूटेड है टू चाणक्य, ये स्टैंड करता है एज अ बेकॉन इल्यूमिनेटिंग द कॉरिडोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस। तब ये आप पढ़ लेना भाई, मैं इसके में नहीं समझाऊंगी आपको क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। इसमें भी आपके इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नेंस में आपको 3 मेजर पॉइंटर्स है, पहला है साप्तांगा थ्योरी जो कि मैंने आपको बताया, दूसरा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और तीसरा है एथिकल गवर्नेंस। लास्टली आपका ये रहा कंक्लूजन, तो मैंने इसलिए इसको सेपरेट भी कर दी ताकि आपके लिए इजी रहे देखना। तो ये रहा आपका कंक्लूजन, एंड विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वंस अगेन वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिकॉज बहुत बच्चे लाइक नहीं करते हैं। कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी या नहीं लगी, जो भी है बता देना। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, आई थिंक अभी मैंने लिंक दे दिया होगा, बहुत टाइम से लिंक मेरा भी एक्सपायर वगैरह चल रहा है, उसमें लिंक में कुछ इशू हो रहे हैं, तो यार लिंक भी दे दिया होगा मैंने, और कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हो। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।